गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी हाथों की लकीरों में क्या मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा परावर्तन, अपवर्तन, पारगमन में विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन और पारगमन। इसी के साथ हमारा टॉपिक के लिए पहले हमारा समझ डायग्राम है, जिसके अंतर्गत हमारे पास एक अंतरापृष्ठ बना हुआ है, यानी इस अंतरापृष्ठ पर कोई भी तरंग है वह आपतित होती है। इस पर देखो, आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित तरंग तरंग पर आधारित रहेगी, तो हमारे पास रह जाएगी आपतित तरंग। आपतित तरंग के अंदर हमारे पास दोनों प्रकार के कंपन रह जाएंगे, लंबवत और समांतर। दोनों ही कण इस तरंग के अंदर आप अंतर्गत रह जाएंगे, जिसको हम पहला माध्यम यानी माध्यम नंबर 1 कहेंगे। माध्यम नंबर 1 में एप्सिलॉन मतलब पदार्थ की विद्युतशीलता, म्यू मतलब पारगम्यता, एन मतलब अपवर्तनांक, ये हमारे पास तीन जो किसी भी तरंग पर निर्भरता प्रदर्शित करेंगे। हमारे पास एप्सिलॉन, F1, म्यू 1, N1, यह हमारे पास माध्यम 1 के लिए आपतित तरंग जो माध्यम 1 पे है, वह माध्यम 1 के लिए हमारे पास तीन स्थान ये रह जाएंगे। ये तरंग रह जाएगी हमारे पास आंशिक आंशिक परावर्तित परावर्तित तरंग जो माध्यम 2 में है। माध्यम 2 में विद्युतशीलता F-SiO2, पारगम्यता निर्वात के लिए μ2 और अपवर्तनांक N2 है। यदि कुछ तरंग का कुछ भाग जो पारगमन होता है, पारगमन यानी ये रह जाएगा हमारे पास आंशिक पारगमन, आंशिक पारगमन तरंग। उसमें का किरण है, तरंग है, वह इस प्रकार रह जाएगी। यानी जब भी कोई तरंग किसी अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है, जब भी कोई तरंग अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है, तो किरण का कुछ भाग यानी आंशिक भाग है वह परावर्तित होता है, तथा ऊर्जा का यानी तरंग का शेष भाग पारगमन या अपवर्तित अपवर्तित होता है। इसके अनुसार अंतरापृष्ठ पर जो किरण परावर्तित होती है, उस किरण के भाव को हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी कि परावर्तन गुणांक, जिसको हम आर से डिनोटेट करते हैं, एक होता है। जो ऊर्जा का वह भाग जो पारगमन यानी अपवर्तित होता है, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि टी के रूप में डिनोटेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास दोनों, एक रह जाएगा हमारे पास परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो रहेगा आर के रूप में, यह हमारे पास रह जाएगा अंतरापृष्ठ पर, अंतरापृष्ठ के एकांक आयतन के प्रति क्षेत्रफल में प्रति सेकंड की परावर्तन गुणांक के लिए रह जाएगा परावर्तित ऊर्जा का अनुपात रह जाएगा अंतरापृष्ठ के एकांक आयतन में प्रति क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली आपतित ऊर्जा, ये इन दोनों का अनुपात है वह हमारे पास परावर्तन गुणांक के बराबर रह जाएगा। इसी प्रकार परा पारगमन पारगमन गुणांक पारगमन गुणांक को लिखा जाता है टी से, ट्रांसमिशन के अंतर्गत। इसी का हो जाएगा अंतरापृष्ठ के एकांक आयतन में प्रति सेकंड
अपवर्तित अपवर्तित ऊर्जा बटा रह जाएगा हमारे पास अंतरा पृष्ठ के प्रति इकाई आयतन क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली आपतित ऊर्जा। इन दोनों का अनुपात, अपवर्तित ऊर्जा और आपतित ऊर्जा का अनुपात ही होता है पारगमन गुणांक। आगे वाले में अब हमारे पास है ध्रुवण की कोटि। एक हमारे पास रह जाएगा ध्रुवण की कोटि। एक टॉपिक हमारे पास रह जाएगा ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण, इसी के साथ में हमारे पास एक नियम है पुस्टर का नियम। पुस्टर का नियम यह हमारे पास रह जाएगा आपतित आपतित किरण आपतित किरण की आपतित कोण की स्पर्शजा, आपतित कोण की स्पर्शजा अपवर्तनांक के बराबर होती है। यदि इसको एक परिभाषित यानी गणितीय रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमारे पास जो आपतित किरण की स्पर्शजा है, स्पर्शजा बोलते हैं टेन को, और आपतित कोण है उसको हम लिखते हैं टेन आई पी। पी का मतलब ध्रुवण से है यानी कि पोलराइजेशन, पोलराइजेशन 10 आईपी यह बराबर होता है एन यानी अपवर्तनांक के। यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक है वह ध्रुवण कोण की स्पर्शजा यानी 10 आईपी के बराबर होता है। अब हमारे पास जैसे थीटा आई और थीटा आर, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों का मान है वह 90 डिग्री यानी कि पाई/2 होता है। इसको हम स्पर्शजा यानी कि टेन के रूप में बनाएं तो हमारे पास रह जाएगा टेन थीटा आई टेन थीटा आर, और हमारे पास टेन पाई/2। टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास टेन थीटा आई टेन थीटा आर बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी वाली स्थिति में। यह स्थिति कह सकते हो जीरो वाली स्थिति से हम जीरो वाली अवस्था में मान सकते हैं। आगे की स्थिति में हमारे पास 10 आईपी ये वाली स्थिति रह जाएगी। अब फ्रेनेल के समीकरण से फ्रेनेल के समीकरण से फ्रेनेल समीकरण है वह विद्युत क्षेत्र के परावर्तन के आयाम तथा विद्युत क्षेत्र के आपतन के आयाम के अनुपात के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है एन थीटा आई माइनस थीटा आर, एन थीटा आई प्लस थीटा आर। यह हमारे पास फ्रेनेल के समीकरण जो कि लंबवत वाली स्थिति में होता है। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आर बराबर ई नॉट आर ई नॉट आई, यह दोनों वैल्यू समांतर वाली स्थिति में इनकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि आयाम का वर्ग वाली स्थिति में निकालते हैं तो यह हमारे पास स्थिति रह जाएगी 10r 10i टू टोटल वैल्यू जीरो के लिए। यह स्थिति है तब जब हमारे पास वैल्यू समांतर यानी परपेंडिकुलर वाली स्थिति में हो। तो यदि हमें ध्रुवण की कोटि के लिए निकालना हो, ध्रुवण की कोटि क्या कह सकते हो हमारे पास पुस्टर के नियम पर आधारित, पुस्टर के नियम पर आधारित मतलब 10i प्लस 10t यानी कि परावर्तन कोण के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो वैल्यू हमारे पास रह जाएगी पाई/2। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है।
यह कोण हमारे पास जो इसमें बुस्टर के नियम में जो थीटा आई है वही हमारे पास बुस्टर यानी कि थीटा बी के बराबर होता है। इसमें टेन आई इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा टी, थीटा टी के बराबर हो जाएगा। यही कोण थीटा बी यानी बुस्टर कोण के बराबर होता है। यदि हम स्नेल के नियम से पढ़े, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है हमारे पास साइन थीटा आई और होता है साइन थीटा टी। टी बराबर होता है एन टू अपॉन एन वन के बराबर। यदि हमारे पास टेन थीटा टी वाली फॉर्म में, जैसे हमारे पास वैल्यू होती है साइन आई बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा टी, या इसको ले सकते हैं थीटा टी बराबर साइन आई बराबर होता है साइन थीटा यानी बुस्टर कोण के बराबर, तो थीटा टी बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा पी बुस्टर कोण के लिए। यदि हमारे पास थीटा टी की फॉर्म में हम स्नेल के नियम से ये बनाए साइन थीटा आई साइन थीटा टी को इस फॉर्मूले से हम लिखें पाई बाई टू माइनस थीटा बी यानी बूस्टर कोण के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगी एन टू अपॉन एन वन। हमारे पास एक नॉर्मल सर्व समीकरण होती है जिसमें साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यदि हमारे पास पाई बाई टू 90 माइनस थीटा अगर कोस थीटा के बराबर है तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा आई अपॉन कोस थीटा टी। यही हमारे पास टेन आई बराबर क्या होता है टेन एन टू अपॉन एन वन, जबकि हम ये जानते हैं कि थीटा आई बराबर होता है थीटा बी के लिए। तो हमारे पास साइन थीटा बी और कोस थीटा बी बराबर है हमारे पास एन टू अपॉन एन वन। साइन बटे कोस वैल्यू होती है हमारे पास टेन थीटा बी बस टू एन टू अपॉन एन वन। यही हमारे पास अपवर्तनांक के बराबर होता है। यदि थीटा आई प्लस थीटा टी इक्वल्स टू हमारे पास 90 डिग्री है और इसको टेन वाली स्थिति में बनाते हैं तो थीटा आई प्लस थीटा टी इक्वल्स टू वैल्यू हो जाती है जीरो वाली अवस्था में। तो हमारे पास जैसे थीटा आई को हम लिख सकते हैं थीटा बी वाले में और इसको लिखा जाए पाई बाई टू थीटा टी। तो यह है हमारे पास थीटा आई और थीटा टी। यही अगर से स्थिति जीरो वाली में रहे तो यह है रह जाएगा जीरो से बड़े वाले में, कब टेन वाली स्थिति में। लास्ट स्टेप हमारे पास रह जाएगी ध्रुवण की कोटि, पोलराइजेशन ऑफ डिग्री। पोलराइजेशन ऑफ डिग्री के लिए स्थिति बनाते हैं हम पी से, जो वैल्यू होती है आर लंबवत माइनस आर समांतर रिफ्लेक्शन, आर लंबवत प्लस आर समांतर। इसमें थीटा आई और थीटा आर दोनों अगर इक्वल ना हो और दोनों वाली स्थिति में आर समांतर स्थिति जीरो वाली स्थिति में हो तो हमारे पास पोलराइजेशन की कोटि है वह अधिकतम है वह हमारे पास एक स्थिति हो जाएगी। ध्रुवण की कोटि इस स्थिति में हमारे पास अधिकतम एक वाली स्थिति में रहेगी। आज के लिए हमारे पास परावर्तन अपवर्तन और पारगमन गुणांक दोनों वाली स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्थिति हमारे पास ध्रुवण की कोटि वाली स्थिति में ये रह जाएगी। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हमारे पास टेन थीटा आई और थीटा टी वो वाली स्थिति पाई बाई टू यानी ये स्थिति जीरो वाली अवस्था में रह जाएगी।
और आर की वैल्यू है वह हमारे पास टोटल दोनों के अनुपात, आयाम के अनुपात वाली स्थिति में जीरो अवस्था में रह जाएगी। और स्नेल का नियम रह जाएगा एन बराबर 10 I t, ये दोनों वाली अवस्था में रह जाएंगे। ठीक, अंतरापृष्ठ में आपतित, परावर्तित और पारगमन तीनों की अवस्था में हमारे पास परावर्तित गुणांक के लिए आर की वैल्यू, ट्रांसपोजिशन के टी की वैल्यू अंतरापृष्ठ पर दोनों के अनुपात यानी इसके अनुपात पर डिपेंड करेगी। आज के लिए इतना था, धन्यवाद। कितने मिनट का बना?